सन 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के बाद पहली बार एक बड़ा भारतीय क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आया। बंगाल पर कब्जे के साथ शुरू हुआ ये अधिकार धीरे धीरे बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी तट के दूसरे इलाकों में कुछ ही सालों के भीतर फैल गया। वहीं भारत में अंग्रेजों को दूसरी बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब उन्होंने भारत में मराठा शक्ति का अंत कर दिया। इसके बाद सन 1849 में अंतिम और निर्णायक जीत तब हासिल हुई जब उन्होंने सिख साम्राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। इस तरीके से अंग्रेज अब भारत के नीति निर्धारक बन चुके थे। हालांकि दिल्ली की गद्दी पर अभी भी मुगल शासक बैठता था, लेकिन वो केवल अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के लिए पेंशन तय कर दी थी, लेकिन गौर-ए-तलब है कि इस दौरान अंग्रेज जो सिक्के चाहते वो मुगल बादशाह के नाम पर ही निकाले जाते थे। लेकिन भारत पर अंग्रेजों का राज भारतीय जनता के लिए बहुत मुश्किल भरा साबित हुआ। अगर गौर से देखा जाए तो जो भारत के इलाके अंग्रेजों के अधिकार में सबसे ज्यादा समय तक रहे, वो आज की तारीख में देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक हैं। अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति और संसाधनों का इस्तेमाल अपनी जेबें भरने के लिए शुरू किया और अंग्रेज शासन के दौर में अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। जो भी अधिकारी भारत आता था वो माला माल होकर इंग्लैंड लौटता था। दूसरी ओर इंग्लैंड ने भारत के उद्योगों और किसानों को पूरी तरीके से प्रभावित किया और उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करना शुरू कर दिया। भारतीय किसानों से जबरदस्ती अफीम की खेती करवाई गई। अंग्रेज अधिकारी भारतीय किसानों की फसल के बदले उन्हें मनमानी कीमत दिया करते थे और उनका शोषण भी करते थे। इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने भारत की जनता पर बहुत सारे आयात कर भी लगाने शुरू कर दिए थे, जिनका भुगतान न कर पाने पर जनता को कड़ी सजा भुगतनी पड़ती थी। वहीं अंग्रेजों से पहले जिन शक्तियों ने भी भारत पर राज किया, चाहे वो घरेलू शक्ति रही हो या विदेशी शक्ति, सभी ने भारतीय परंपरा और सामाजिक जीवन का सम्मान करते हुए उसमें बदलाव करने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद उसमें शामिल होने के प्रयास किए थे। ऐसे में विदेशी शक्तियों ने भी खुद को भारतीयों से जोड़ लिया और भारतीय जड़ों से जुड़ गए। लेकिन अंग्रेजों के रूप में जो ये नए शासक आए थे, ये पूरी तरीके से अलग थे। एक सामान्य भारतीय और इन नए लोगों के बीच एक बहुत भारी खाई थी। भारत के गांव अब तक के इतिहास में भारत की अर्थव्यवस्था का आधार रहे थे। अंग्रेजों का शासन आने के बाद पूरी तरीके से कटकर अलग हो गए। लगभग 100 सालों तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहने के बाद बंगाल भी अंग्रेजों की हुकूमत का आदी हो गया था और लगभग भुखमरी और महामारी से जूझ रहा था। यही हाल दक्षिण में भी देखने को मिल रहा था। लेकिन उत्तर के राज्यों में अभी भी जनता के बीच अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया था। अंग्रेजों के अत्याचार और निरंकुश शासन की वजह से उत्तर भारत के जमींदारों और आम जनता के बीच अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना धीरे धीरे सुलग रही थी। अंग्रेज अधिकारी लगातार भारतीय परंपराओं का उल्लंघन कर रहे थे और भारतीय संस्कृति के लिए उनके मन में कोई भी इज्जत देखने को नहीं मिलती थी। इस बात से उत्तर भारत के जमींदारों और आम जनता के बीच काफी गुस्सा बढ़ रहा था। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भारत में जो नई न्यायिक प्रणाली लागू की थी, उसकी वजह से जनता के बीच भय और आतंक का माहौल बन गया। वहीं इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए नियमों से आम भारतीय एकदम अनजान थे। इसके साथ ही जो जज फैसला सुनाने के लिए नियुक्त किए जाते थे, उन्हें भी जनता की समस्याओं का अंदाजा नहीं हो पाता था, क्योंकि वो उनकी भाषा से ही अनजान थे। अंग्रेजों के इस उत्पात से परेशान होने के बाद आखिरकार मई सन 1857 में एक क्रांति की शुरुआत हो गई। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ के सैनिकों द्वारा की गई थी, लेकिन जल्द ही ये आग की तरह उत्तर भारत की जनता के बीच भी फैल गई। हालांकि इस क्रांति की योजना गुप्त रूप से पहले से तैयार की जा रही थी, लेकिन क्रांति की पूरी तैयारियां होने से पहले ही क्रांति की चिंगारी फूट गई। इसकी वजह से क्रांतिकारी नेताओं की योजना पटरी से उतर गई। इसके बावजूद ये क्रांति भारतीय जनता की ओर से इशारा था कि वो अंग्रेजों के राज से उकता चुकी है और अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने को तैयार है। सन 1857 की इस क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहली जंग माना जाता है। सन 1857 में भारत की आजादी के लिए हुई ये पहली क्रांति केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी। इसमें दिल्ली, अवध, बिहार और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र शामिल थे। वहीं अंग्रेजों के लिए इस क्रांति को अकेले अपने दम पर दबाना मुमकिन नहीं था। अंग्रेजों को ये क्रांति दबाने के लिए अलग अलग भारतीय शक्तियों से सहायता लेनी पड़ी। सन 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों को सिख और गोरखा सेनाओं की मदद हासिल हुई।
इस क्रांति में भारतीयों का नेतृत्व कई काबिल योद्धाओं ने किया था। इन योद्धाओं में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह के रिश्तेदार फिरोज शाह भी शामिल थे। तात्या टोपे ने कई महीनों तक डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन जब लगभग उनकी सारी फौज नष्ट हो चुकी थी तो उन्होंने मराठा राज्य में जाकर अपनी जान बचाने की योजना बनाई। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात थी कि तात्या टोपे को मराठों ने धोखा देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजी हुकूमत के हवाले कर दिया। इसके बाद सन 1857 की क्रांति की मुख्य वजह जमींदारों का विद्रोह कहा जा सकता है। लेकिन इस क्रांति में राष्ट्रवाद की भावना को लोगों के बीच उमड़ते देखा गया। वहीं इस क्रांति को सफल होने से रोकने वाले भी भारतीय राज्य और कुछ जमींदार ही थे, जिनकी मदद से अंग्रेज सरकार क्रांति को कुचलने में सफल रही। अगर विभिन्न भारतीय राज्यों और जमींदारों ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया होता तो शायद हमें सन 1857 की क्रांति का कुछ दूसरा ही नतीजा देखने को मिल सकता था। हालांकि 1857 की क्रांति ने सीधे तौर पर भारत के केवल कुछ इलाकों पर ही अपना प्रभाव छोड़ा था, लेकिन इस क्रांति ने भारत में मौजूद अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया था। वहीं अंग्रेजी सरकार ने भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी, जो कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, उनसे लेकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट को सौंप दी। इस तरीके से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि हासिल हो गई और भारत आधिकारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। चलिए अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के सारांश के आखिरी एपिसोड की ओर, जिसमें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के आगमन और उनके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने के लिए कोई खास खतरा सामने नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सुगबुगाहट बढ़ रही थी। इस बीच सन 1885 में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ, जो आगे चलकर भारतीय जनता की आवाज बनकर सामने आने वाली थी। सन 1914 में जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उस समय भारतीय कांग्रेस दो हिस्सों में बंट चुकी थी। वहीं युद्ध की वजह से भी अंग्रेजी सरकार द्वारा कांग्रेस के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। युद्ध के हालात देखते हुए अंग्रेज सरकार ने बंगाल की जूट मिल यानी कारखाने और मुंबई अहमदाबाद की सूत की मिलों से बड़ी मात्रा में उत्पादन करना शुरू करवाया। इन मिलों से हुए भारी उत्पाद से इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारी संख्या में मुनाफा कमाया और भारत के भी कई करोड़पतियों की संपत्ति में कई गुना इजाफा देखने को मिला। लेकिन जो कामकाजी जनता इस व्यापार का आधार थी, उसकी हालत और खराब हो गई थी। उस दौरान जनता को उसके व्यापार से होने वाले फायदे में लगभग ना के बराबर हिस्सा दिया जाता था, जिस वजह से उनके जीवन का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया था। उसके ऊपर उनसे जब दिन रात काम लिया जाने लगा तो उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था। नेहरू जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की बस्तियों में गए तो वहां के हालात देखकर अंग्रेज सरकार की नीतियों पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। इन सब अव्यवस्थाओं और अंग्रेज सरकार की अत्याचारी नीतियों के बीच लगातार कमजोर पड़ रही कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को उस समय नई जान मिली जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए। गांधी जी ने भारत लौटकर अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे करोड़ों भारतीय लोगों के आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। गांधी जी जैसे ही कांग्रेस का हिस्सा बने, उन्होंने इस संगठन में नए बदलाव करने शुरू कर दिए, जिसकी बदौलत कांग्रेस अब केवल एक सीमित संगठन नहीं रह गई थी, बल्कि खुद में एक आंदोलन बन गई थी। गांधी जी के प्रयासों की बदौलत ही भारतीय कांग्रेस को लोकतांत्रिक बनाया जा सका। हालांकि ऐसा नहीं था कि पहले अपने इतिहास में कांग्रेस लोकतांत्रिक नहीं रही थी, लेकिन गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस में अधिकतर समाज के उच्च वर्ग के लोगों का दबदबा था। मगर गांधी जी के आने के बाद ये तस्वीर बदल गई और निचले तबके के लोग भी कांग्रेस के उच्च अधिकारी के पदों तक पहुंचने लगे। कांग्रेस से जुड़ने के बाद गांधी जी की अपील ने समाज के लगभग हर तबके को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं गांधी जी के साथ कांग्रेस के इस आंदोलन में जुड़ने के लिए समाज के हर तबके से लोग शामिल होने लगे थे। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के लोगों में गांधी जी का प्रभाव देखने को मिला। गांधी जी के विचार और उनके रहन सहन से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। गांधी जी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान को अलग अलग हिस्सों में बांटकर राज कर रहे हैं। वहीं भारत में अंग्रेज सरकार को कमजोर करने के लिए गांधी जी ने अलग अलग अभियान शुरू करवाए। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज भारत में राज केवल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा भारतीय तबका उनकी मदद कर रहा है। इस कारण ही अंग्रेजी सरकार को मिल रहे भारतीय सहयोग को खत्म करने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।
गांधी जी ने अपने सभी आंदोलनों के दौरान हिंसा पर हाथ जोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को केवल इसलिए वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में एक हिंसक घटना के बाद कुछ आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश पुलिस चौकी को जला दिया था। ब्रिटिश सरकार ने सन 1935 में कई अभियानों, आंदोलनों और बहसों के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कुछ शक्तियां भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में दे दी गईं, लेकिन अभी भी ज्यादातर शक्तियां ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही थीं। वहीं कांग्रेस का ये मानना था कि भारतीय जनता की अनुमति हासिल किए बिना ब्रिटिश सरकार भारत को इस विश्व युद्ध में नहीं झोंक सकती है। हालांकि भारतीय कांग्रेस फांसीवाद और नाजीवाद का शिकार हुए दुनिया के लाखों लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना रखती थी और उनकी मदद करना चाहती थी। कांग्रेस ये बात भी अच्छे तरीके से जानती थी कि भारत नाजीवाद और फांसीवाद से परेशान इन लोगों की मदद तब कर सकता है जब वो खुद को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से छुड़ा पाएगा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होते ही सन 1939 के मध्य में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को युद्ध के मोर्चे पर लड़ने के लिए सिंगापुर और पूर्वी एशिया में भेज दिया। वहीं ब्रिटिश सरकार ने ये कदम उठाने से पहले किसी भी भारतीय संगठन से किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया। ब्रिटिश सरकार के इस फैसले की खबर आते ही पूरे देश में इसका भयंकर विरोध होना शुरू हो गया था। इसके बाद जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उस समय नेहरू जी चुंकिंग में थे। युद्ध की शुरुआत होने की खबर उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष ने टेलीग्राम के जरिए भेजी और उन्हें तुरंत वापस आने के लिए कहा। नेहरू जी तुरंत भारत लौट आए और कांग्रेस के नेताओं के साथ युद्ध के हालात में कांग्रेस की भूमिका तय करने के लिए विचार विमर्श करने लगे। सभी लोग ये जानते थे कि ब्रिटिश सरकार से आजादी पाने का ये एक बेहद अच्छा मौका साबित हो सकता है, इसलिए पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए सभी नेताओं को गिरफ्तार करने का फैसला किया और हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और दूसरे आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। नेहरू जी को भी अक्टूबर 1940 में एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। 4 दिसंबर 1941 को जवाहरलाल नेहरू समेत कई कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा किया गया, मगर जल्द ही इन नेताओं को दोबारा से जेल में डाल दिया गया था। फिर जब यह खबर हुई कि गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं तो रातों रात जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को दोबारा जेलों में भर दिया गया। वहीं जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में कैद कर दिया जाता है, जहां वो ये किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं। कंक्लूजन, ऐसा माना जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने की शुरुआत की तो वो चाहते थे कि उनके कंधों पर इतिहास का जो बोझ लदा हुआ है वो उसको हल्का कर सकें। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इस किताब के जरिए भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसके जरिए वो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या कीमत चुकाई थी, इस बात का अंदाजा शायद आज की पीढ़ी को नहीं होगा, लेकिन ये किताब हमेशा उन्हें ये याद दिलाने का काम करेगी कि उनकी आजादी के लिए उनके पूर्वजों ने क्या कीमतें चुकाई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जवाहरलाल नेहरू की ये किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया की ये चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन चर्चाएं, जीवनियों और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए कुकू FM के साथ। धन्यवाद।